ये मुल्क डंडे के जोर पे नहीं बना, अस्करी जद्दोजहद के नतीजे में नहीं बना, वोट की बुनियाद पर बना है। वोट की ताकत से चलेगा, वोट की ताकत से लोग आएंगे, वोट ही की ताकत से जाएंगे। जबर के फैसले, घेराव के फैसले हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ निज़ाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके जो वज़रा हैं वफाकी और हुक्मरानों के जो बहुत बड़े खुशामदीद टोला है, उनको क्या मरोड़ उठाया कि रात दिन आप धमकियां दे रहे हैं? और कौन उनको निकाल रहा है ठुड्डे मार के? कोई नहीं निकाल रहा। अदालत में केस है जिसका अभी किसी को पता नहीं क्या फैसला आना है। इनको क्या तकलीफ हुई गुलाम है? हुसैन साहब, इसमें दो पॉइंट हैं बड़े हैं जी। ख्वाजा साद रिजव कहते हैं हमें कोई भी साजिश से सियासत से निकाल कर खुद भी सियासत नहीं कर सकता। भाई इनको कौन सियासत से निकाल रहा है? ये चौधरी साहब से बात कर। ये पूछें चौधरी साहब से कि आया जो पनामा लीक्स का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मैंडेट क्या है? निज़ामी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान और बड़े आम सियासतदान जनाब चौधरी एतजाज़ अहसन हमारे साथ हैं, उनसे राय लेते हैं कि की मरोड़ उठे ने इन्होंने। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या कर दिया आपने मुस्लिम लीग एन के वज़रा और मशीरों और सूबाई और मरकजी क़यादत को कि वो रात दिन बिलबिला रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। लोगों डंडे के जोर पर नहीं, वोट के वोट बना। भाई खुदा का खौफ करो, कौन निकाल रहा है इनको? वो जिसके बारे में मेरा ख्याल है घबराए हुए हैं, तलाल चौधरी ने कहा कि हम ब्लैक या वाइट फैसला मांगेंगे, कोई ग्रेव फैसला नहीं। फैसला करना होगा तो ब्लैक करोगे, वाइट करोगे। और जिनके बारे में आज ही राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई ऐसा फैसला मंजूर नहीं होगा, लोग सैलाब की तरह आके बहा के ले जाएंगे जो फैसला हमारे खिलाफ होगा। तो ये प्रेशर तो जाहिर है बिल्कुल अदलिया और जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट पे डाल रहे हैं। आपको याद है उसने साद रफीक ने पहले तो ये बस तकरीबन नाम नहीं था लिया, बाकी वो कहा था कि नवाज शरीफ की किताब मुकम्मल है और जिससे कुछ औराक पढ़े नहीं जाते, वो अपना रवैये को ठीक करे और हम तज़हीक कभी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। वो किसके हवाले से बात थी? ये कुछ 8-10 दिन से घबराए हुए हैं। इन्होंने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया है। अब ये टेम्परेचर जो सियासी बढ़ा है, इसी वजह से हमला शौकत बसरा पे भी हुआ है। और ये सारी कड़ियां मिलती जा रही हैं, इनके वर्कर्स भी तशद्दुद की तरफ। अच्छा चौधरी साहब, ये जो दो डेवलपमेंट्स आज हुई है, जी जी बिल्कुल, आज जो दो डेवलपमेंट्स हैं वो उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये खबर मिली कि जस्टिस अजमत सईद जो हैं वो घर चले गए हैं, और बाज़ लोग इस चीज़ पे हैरान हैं कि एक ऐसे अस्पताल से घर चले गए, जी जी, मुख्तदर जज को हार्ट ट्रबल हुआ और एक बड़ा अहम केस वो सुन रहे हैं। वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गए हैं, लेकिन वहाँ मैंने सुना है कोई एक स्टेट ऑफ द आर्ट है AFIC, जहाँ मुशर्रफ जो है कोई 2 महीने तक आराम करते रहे। क्या नाम है उसका? आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो इस बारे में भी बड़ी चहम मगोइयाँ हो रही हैं। फिर दूसरे ये कि आज मखदूम अली खान साहब जो नवाज शरीफ के साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा मुझे 13 से 24 फरवरी तक छुट्टी चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आप छुट्टी ज़रूर करें, लेकिन ये इस बात पे मशरूत होगी कि अगर पनामा केस शुरू हो जाएगा तो वो छुट्टी नहीं होगी फिर। तो ये बताइए मुझे कि इससे लगता है कि अजमत सईद साहब घर तो चले गए, लेकिन इतनी जल्दी ये हेयरिंग रिज्यूम नहीं होगी। तो उस पर PTI वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आज उनके नईम उल हक साहब के, ये डिलेइंग टैक्टिक्स है गवर्नमेंट के। आपकी क्या राय है? गवर्नमेंट परेशान तो बहुत ज्यादा है आरिफ साहब, बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी जितनी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी वो बिल्कुल उनके खिलाफ गई है, सारी उनके खिलाफ गई है। उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुसैन नवाज से इकबाल कराने की कि ये तो हमारे हैं
मेरे हैं ये जो अपार्टमेंट्स अरबा रुपयों के हैं, उन्होंने ये ना सोचा कि जहां होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस का बेटा ये कहे कि मैं किसी आईजी का बेटा ये कहे कि मेरे 3 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में घर हैं, तो वो बेटे को पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आईजी को जाता है। और लेकिन जॉय साहब अल मुख्तर तो बात ये हुई, कता कलामी माफ, कि इनको लग रहा है कि ये फैसला शायद उनके खिलाफ आ जाए, इसीलिए जमहूरियत को भी ख़तरा हो गया है और ये भी कह दिया गया कि कोई सियासत नहीं कर सकेगा यहाँ। हालांकि ये वो दौर तो नहीं है जब फौजी आमिर जो हैं वो आके हुकूमतों को निकाल देते थे या सदूर 58(2)B के तहत डिसमिस कर देते, तब तो ये बात अच्छी लगती थी। अब अगर अदालत के में जिसको इन्होंने माना हुआ है वो कोई फैसला ऐसा दे देती है तो फिर उनको कबूल करना चाहिए। ये नर्वस हो गए हैं, ये कुछ ना कुछ मतलब ये तो अब अदालत को भी थ्रेटन कर रहे हैं ना। इनको ये नजर आ गया है कि इनका केस बहुत कमजोर है और एक इनसे बहुत बड़ी भयानक बहुत बड़ी गलती जो हुई है, जो इन्होंने कहा है कि जो मनी ट्रेल देते हुए बजाय कतरी का खत ले आए हैं कि 1978 से लेके 2006 तक ये कारोबार मियां शरीफ मरहूम करते रहे हैं कतर के शहजादों के साथ, और वो सारा कैश में होता रहा है। फी जमाना कैश में कौन कर सकता है कि जी करोड़ा रुपए और डॉलर इधर से उधर जा रहे हों और वो गधों पे और बोरियों में वो जाते हों और रात को वो दफनाते हों उस पैसे को सिक्योरिटी महफूज रखने के लिए। आजकल बैंकों का जमाना है, क्लिक क्लिक करके पैसा इधर से उधर जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे। कौन रखता है और कौन सा इनको अब नजर आ रहा है। और चौधरी साहब जब इनको माशाल्लाह इसहाक डार जैसे मालियाती मशीर भी हों साथ और सारा कुछ मामलात हो और उनको सब पता हो कि पैसा इधर से उधर कैसे करना है, तो वाकई आपकी ये बात ठीक है कि ये बड़ी अचंभे की बात है कि ये लेकिन वो कतरी वाला तो आज कतरी हुकूमत ने कह दिया हमारा कोई तल्लक नहीं उनके सफीर ने, ये इनका निजी मामला है, वो कतरी भी पीछे हट गए। हाँ, वो भी पछता रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और अब इनको एहसास हो रहा है कि कोई अदालत अगर ये मान ले इस तरह के वाइट सफेद काले धन को सफेद किया जा सकता है तो फिर पाकिस्तान। अच्छा जॉय साहब फैसला कब आ रहा है ये बताएं आप हमें। कौन सा फैसला? इसी केस का? इस केस का फैसला तो अब मैं नहीं कह सकता हूँ कब आएगा, क्योंकि जब भी बहस खत्म होगी उसके बाद फैसला कुछ अरसे के लिए तो महफूज रखा जाएगा और फिर वो फैसला दिया जाएगा। लेकिन फैसला जो है वो अब मियां नवाज शरीफ फैमिली को भी महसूस हो रहा है कि उनके हक में आना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर उनके अब हक में तो तभी आ सकता है अगर कतरी का खत मान दिया जाए और उससे जायज करार ड्रामा हो गया। लेकिन चौधरी साहब आप तो बड़ी कंसिस्टेंटली कहते रहे हैं कि कभी भी नवाज शरीफ के खिलाफ किसी माजी में किसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, तो अब आपको खुशगवार तब्दीली आपको नजर आ रही है। आखिर में ये बताएं कि अब आप पर अगर मैं छोड़ूं तो आप रिलायंस जो कतरी खत पर करेंगे या इसहाक डार के 164 के बयान पर? ये दोनों जो है एक ही चीज साबित करते हैं जी कि मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी वसी पैमाने पे हुई है। तो ये तो दोनों में एक इत्तेफाक है, ये दोनों सबूत हैं बेहानक मनी लॉन्ड्रिंग का, दोनों ही सबूत है। अच्छा तो किसी दिन टाइम कटो ना आओ थे स्टूडियो से, वो तो आ जाते हैं जब आप कहेंगे वो आ जाएंगे। थैंक यू जॉय साहब, फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अच्छा निजामी साहब, आज मैंने मियां नशीब साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो मेरे उनके बहुत ही वेल प्लेस ख़ानदानी ज़राए हैं उनके हवाले से अहम इतलात आपसे शेयर करनी है और नाजरीन से थोड़ा आगे जाके फिलहाल जरूर करें, लेकिन कोई पता की बात भी बताया करें ना, पते कि तुसी जो ठेका लिया है उदा। लेकिन लेट मी से व्हाट आई फील लाइक, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आज मैंने इस पर उनके गोश गुजार कुछ ना कुछ इतलात करनी है। नहीं, डोंट से व्हाट यू फील लाइक, वो बात कहें जो हकायक पर मबनी हो, हकायक जो मुझे पता चला। अच्छा ठीक है।
और मान लेते हैं। उसके अलावा ये कराची में क्या हो रहा है इसको अभी डिस्कस करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इस्टेब्लिशमेंट से मिल के आए और माइनस अल्ताफ के फार्मूले पे अमल करेंगे। देखिए 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, उसके बाद से मेरा एमक्यू लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। अब आप उसे तलाक समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन ये कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने नारा लगाया और छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि बात खत्म हो गई, सब रिश्ते खत्म हो गए, सब लोग मुहब्बे वतन है। अगर दिल से मुहब्बे वतनी का मुजाहरा करें। डॉक्टर शरदुल्लाबाद के बारे में क्या? अच्छे गवर्नर थे, आजकल दुबई में। बस आपका करीबी दोस्त कौन? मेरा करीब दोस्त, मेरे तो सारे दोस्त हैं, अच्छा, सारे दोस्त हैं मेरे, सब मेरे कुलीग हैं, मेरे साथ काम। सुना है सबको आप एक मुट्ठी में बंद कर लेंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है। ठीक है। वेलकम बैक निज़ाम साहब। ये आज सलीम शहजाद साहब जो एमकेएम से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आए थे कराची में काफ़ी अरसे बाद और उनको गिरफ्तार 25 साल किया गया। हाँ जी, बहुत अरसे बाद, और उनके ऊपर मुकदमात हैं। और वो बड़ी देर पहले एमकेएम की ये जो बत्ताखोरी, कत्ल गारत, इन पॉलिसियों से अल्ताफ हुसैन की एमकेएम नहीं, वो ला तलकी भी इन्होंने की हुई थी। बहरहाल तो हमने पाकिस्तान एमकेएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एमएनए जनाब शेख सलाउद्दीन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से हल्का 244 से एमएनए है और उनका ताल्लुक फारूक स्टार ग्रुप से है, अगर मैं ये कह सकूं। तो बड़ी अभी थोड़ी सी उनसे अच्छी गपशप हुई है। तो शेख साहब ये क्या हो क्या रहा है कराची में, क्या खिचड़ी पका रहे हैं? कितनी दर्जन आपने एमकेएम बनानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारी ख्वाहिशें चल रही हैं कराची के अंदर, क्योंकि एक अरसे से हम कराची के अंदर यकीनन हमें मैंडेट मिला हुआ है अवाम का, अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। लेकिन तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कराची में सिर्फ मैंडेट के लिए तो बहुत सारी साजिशें करने आ जाते हैं कि मैंडेट हमें मिल जाए, लेकिन ये कि कभी कराची को ओन नहीं किया जाता। कराची को उसके हुकूक देने के लिए कोई आता नहीं है, ना उसके देने के लिए कोई बात करता है, ना कोई डिस्कशंस होती हैं। जबकि आपको मालूम है कि इस वक्त कराची जो है ये समझ लें कि रोशनियों का शहर जो है कचरे का ढेर बन चुका है। जगह जगह जो है रोड्स आप देखते होंगे, सड़कों की हालत क्या है कि लोग स्टकअप हैं रास्तों के अंदर, ट्रैफिक जैम है, सीवरेज का निज़ाम तबाह और बर्बाद हुआ है, पानी पीने का साफ़ पानी नहीं है आवाम के लिए। हम तो देखें, हमने शुरू से लेके आज तक यकीनन हम गरीब मतवसत तबके के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, हम लोग आगे आए और हमने उस सिस्टम के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई जो कि हमारा जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम था, जो कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ख़ानदान तो बन गए, लेकिन ये कि आवाम को कुछ नहीं मिला। और ख़ास तौर पे कराची के जो मामलात हैं आपके सामने ये बताइए कि हमने अपनी जद्दोजहद, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सलीम शहजाद साहब अचानक नमूदार हो गए हैं और राव जो हैं अनवार उन्होंने उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बयान, 25 मुकदमात हैं उन पे, लेकिन वो ऐसे ही तो नहीं तशरीफ ले आए ना दुबई से, किसी डील के तहत वो वापस आए। देखें, वैसे तो ये आप ही के चैनल्स के थ्रू हमें ये इतलात मिली थी कि वो आज तशरीफ़ ले आए और गिरफ़्तार हो गए। इससे पहले भी एक दिन पहले से कुछ खबरें जो है न्यूज़ में आ रही थी कि ये आने वाले हैं, लेकिन ये कि हमारा कोई इनसे रब्ता नहीं हुआ, ना उन्होंने रब्ता किया। और काफ़ी अरसे से वो समझ लें कि सियासत से लाताल्लुक़ ही रहे हैं, क्योंकि सिंस मैं समझता हूँ कि 19 जून 1992 को जब कराची में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद तकरीबन 7-8 महीने के बाद ये कराची छोड़ गए थे, यानी पाकिस्तान को उन्होंने अलविदा कह दिया था और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। और बड़े अरसे मुख्तलिफ मुल्कों में इनका क़याम भी रहा और एक वक्त में लंदन में भी वहाँ पे साथ थे, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से भी लाताल्लुक़ हो गए और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे थे। तो अचानक अब ये यकीनन 22 के बाद से जो कराची में इंसिडेंट हुआ जिसमें
जो हमने एक लाइन ड्रॉ की MQM लंदन से, तो उसकी भी वजूहात आपको पता हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खुशहाली के लिए पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी जो भी खिदमात हैं वो देते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हमारा जो ज़ाहिर है कि फ़िक्र फ़लसफ़ा और नज़रिया तो वही है कि हम चाहते हैं कि गरीब मुतवसत तबके के लोग आएँ, 98% आवाम की क़यादत हो, एक्चुअल जो वाक़ईतन पाकिस्तान के अंदर ये बताइए कि एक तबका है वो बिल्कुल दूर है। बाकी ये कि ये की किल्लत की बिना पे आपसे पूछना चाहूँगा कि MQM पाकिस्तान ने तो कह दिया कि इनके दरवाजे, हमारे दरवाजे बंद हैं उन पर। उधर जो पाकिस्तान जो सरजमीन पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी, उन्होंने भी यही कहा। तो ये कौन सी सियासी जमात के दरवाजे इनके लिए खुले हैं? ये सिर्फ इसलिए तो नहीं आया कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ गवाही दे दें कि वाकई वहाँ दहशतगर्द जो थे वो उनका इलाज होता था। अरे साहब, मेरे ख्याल में हमारी तरफ से इस किस्म का बयान नहीं आया, बल्कि हमारा जो बयान है वो ये है कि उन्होंने हमसे कोई हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, ना हमें रब्ता किया। लेकिन अगर वो आएंगे हमारे पास तो हम उनको वेलकम करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हमने कोई उनसे लाताल्लुक की कोई इज़हार नहीं किया। और यकीनन उनका भी जो बयान है वो ये भी आया कि पाकिस्तान आप वेलकम करेंगे अगर वो आपकी पार्टी में आना चाहे। ये बताइए कि इशरत नवाज जो है, अगर वो आते हैं, जी फरमाइए जी, अगर वो आते हैं तो क्या होगा? हाँ, मैंने कहा कि देखें, इशरतुल इबाद साहब का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि सलीम शहजाद साहब भी जब आए हैं तो हमें कोई इनका बाकायदा कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने बहुत सारी बातें ज़रूर की जो हमने मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू मिली है। तो ये कोई चीज़ तय नहीं हुई, ना डिसाइड किया है। पार्टी डिसाइड करेगी यकीनन जब भी वो आएंगे, जैसे भी होगा। जहाँ तक डॉक्टर इशरतुल इबाद का ताल्लुक़ है, यकीनन एक लॉन्ग सर्विंग गवर्नर हैं सिंध के, उनकी बड़ी खिदमात हैं सिंध के हवाले से। लेकिन जैसे वो यहाँ से रवाना हुए हैं उस वक्त हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं था। और ये भी था कि आपको पता है कि जब 22 अगस्त से पहले भी वो कोई इतना ख़ास हमारे साथ उनका अटैचमेंट भी नहीं था, क्योंकि एक अरसे से हम लोग भी उनसे कोई इतना ज़्यादा हमारी मुलाकातें नहीं हो रही थी। और सिंध के हवाले से उनका किरदार भी, सिंध के हवाले से हमें किरदार भी उनका नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस तरह से जो है वो कराची के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो गुलाम हुसैन साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को समझते हुए गमले में पौधा लगाया गया जो नहीं उगेगा। इसी तरह ही वॉज डिसमिसिव अबाउट MQM। दूसरी तरफ जो पाक सरजमीन पार्टी वाले वो आपके बारे में कहते हैं कि MQM पाकिस्तान और MQM लंदन एक ही चीज़ है। यही बात है ना जी? तो ये आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं इस मामले में? देखिए, इसमें जिस तरह से देखिए जो मुस्तफा कमाल साहब का जिस तरह आना हुआ है वो सबके सामने है। और उनके पास जो एलिमेंट शामिल हैं, उनके पास जो लोग शामिल हैं, किस तरह से लॉन्ड्री यहाँ पे लगाई गई, किस तरीके से जो है यहाँ पे ऐसे लोगों को जिनके ऊपर मुकदमात थे क्रिमिनल से, उन लोगों की धुलाई की गई और फिर उनमें शामिल होते गए। और आज भी वही लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब जो हमारा ताल्लुक है, देखें, हमारा कोई प्लान नहीं था, ना हमने कोई इस तरह की, जिस तरह वो प्लानिंग से आए हैं, जिस तरह उनको लाया गया, जिस तरह उनको इंजेक्ट किया गया, हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हमने जो है 22 अगस्त को जो फैसला किया हुआ है, एक ऐसा फैसला था जो पाकिस्तान के हक में था, पाकिस्तान के लिए किया गया। यकीनन ये हमारे आबा और अजदाद की जगह है, उन्होंने इससे कुर्बानियां दी हैं। तो हमने तो फैसला ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे किया और वहां पे हमने उनसे लाताल्लुक कर दिया। तो ये तो, और ये बात जो है मुस्तफा कमाल साहब को बहुत बुरी लगी कि ये हम ये ग्राउंड लेने आए थे, ये इनको कैसे मिल गया। उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब की जो टेरिटरी थी ना, उसको इससे पहले कि वो फैलती, इन्होंने उसको इंक्रोच कर लिया, MQM पाकिस्तान बना। शेख सलाउद्दीन साहब वो एक लोग थे जिनको गैर मुस्लिम करार दिया है। अच्छा, उनसे जो लोग तायब होकर मुसलमान होते हैं, मुसलमान उनको मशकूक समझते हैं कि ये वो है, वो इनको समझते हैं ये मुसलमान हो गए, ना वो कबूल करते ना वो करते हैं। ये मुस्तफा कमाल ना आपको ना लंदन वालों को यानी मुख्तलिफ समझता है, आप उन दोनों को कुछ नहीं समझते। तो हम तीनों के बारे में क्या राय बनाए? ये तो इलेक्शन पे पता लगेगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में ये राय मेरे ख्याल है ये राय अवाम पे छोड़ दिया जाए। हाँ, ठीक बात, अवाम इसका फैसला करेगी। लेकिन मैंने उनकी सही तर्जुमानी की। हाँ, ठीक बात है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये इलेक्शन के मामले में पता लगेगा। अच्छा, ये इशरत इबाद साहब पे मेरा सवाल तशना रह गया। आज कहीं
एक दो तरह की खबरें आई हैं। एक तो है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे, ज़ाहिर है गवर्नर बनने से पहले शायद हो वो। दूसरे ये कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। ये बात तो कुछ मुझे अजीब सी लगी, शायद आज मिले भी हैं वो जरदारी साहब से। देखें, ये बातें हमें भी मीडिया के थ्रू ही पता चल रही हैं और वक्तन फवक्तन इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। ये शेख साहब लेकिन आपने एक बात अच्छी ये थी कि इस्तेलाह दी है। जब ये कराची आए थे, जब कराची आए थे, जब की बात कर रहा हूँ, जब ये गवर्नर बनने के लिए और उनको जब नॉमिनेशन की गई थी गवर्नर के लिए, गवर्नर ऑफ सिंध के लिए, तो उस वक्त इनके पास बड़े मुकदमात थे। लेकिन देखें, ये सियासी मुकदमात हमारे ऊपर और हमारे बहुत सारे साथियों के ऊपर बनते रहे यकीनन, लेकिन ये फिर कोर्ट और अदालतों का काम होता है कि वो उनको किस तरह से जो है वो आगे इनके हियरिंग होती है, किस तरह वो इस मुकदमात का सामना करते हैं, या फिर वो जो है वो जमानत पे रहा होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी पाकिस्तान में अच्छा शेख साहब, आपसे फिर दोबारा किसी वक्त तफसीली बात होगी। आपके ख्यालात लोगों तक पहुंच गए, लेट देम डिसाइड। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। ये निज़ामी साहब ये बताएं कि ये हम जो शुरू में बात कर रहे थे और कई दोस्त आपके कहते हैं कि हम इधर से उधर चले जाते हैं, ये इनका तो मौक़िफ़ आ गया है। लेकिन ये जो वज़ीरों को आपने अनलीश किया और आजकल कन्वेंशन कर रहे हैं, कभी उस ज़िले में कभी इस ज़िले में, ये फिर यानी मुस्लिम लीग है जो है किसी बड़ी सिचुएशन की तैयारी कर रही है। लगता है कि वो इलेक्शन जल्दी कराने की मेरा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि ये अगर ये मियाँ नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, क्योंकि उनके बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता ना, आपको पता। तो मुझे इजाजत है, मैं जाऊं फिर आप ही कर लें। आप उम्मीदवार हैं, आप ब्रेक ले लें। लेकिन मियां नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल, इस पर मैंने कुछ आज आप यूं कहें इनपुट देनी है। गालिब का मिसरा है, गालिब है खस्ता हाल के बगैर कौन से काम बंद हैं। चलें अभी बात करेंगे इस पर, आपका भी मौक़िफ़ लेंगे तफसील से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तो निज़ामी साहब, वो आप फिर बात जो है ना वैसे मजाक में टाल रहे हैं, ये मैं इसको बड़ा सीरियस ले रहा हूँ कि एक कॉमन डिनोमिनेटर है, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, दानियल अजीज़, तलाल चौधरी, वो मरियम औरंगज़ेब, वो माइज़ा हमीद, उसके बाद वो तारक फजल चौधरी, फिर एक दो और जिनके नाम नहीं आ रहे। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये खाना जंगी कराना चाहते हैं, ये जजों को धमकियां दे रहे हैं, ये मुखालफों को ललकार रहे हैं। ये शेख रशीद ने भी कहा जी जी जी। तो ये कोई मामला ठीक नहीं है। अब आप अगर यानी जिन्ना खादियां गाजला ढिड उन्होंने पीड़, या तो फिर ये ना करते करप्शन, ना पैसे बाहर लेके जाते। किसने कहा था? बार बार ये रोज़ कहते हैं, इसहाक डार का बयान जो है वो उनसे तशद्दुद के ज़रिए लिया गया। आप ये कावा पड़ा है ना, जितना मर्जी तशद्दुद करें, कावा ही बताऊंगा ना, क्या और कुछ कह दूंगा। ये बात बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जो उधर हकायक है, आप क्या थीसिस है आपका इतना लंबा? मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है ना, इनकी बात गई है उखड़, बिगड़ गई है, इनके काबू में नहीं रही। सियासी तौर पर दे आर लूजिंग। अब ये एक ही ऑप्शन है जो पहले मैंने, इफ़ यू रिकॉल, थर्सडे को आपको कहा था कि वज़ीर आज़म के पास एक है तरीका, भाई क़यामत तक तो कोई इक़्तिदार में नहीं रहता, कि वो वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दे, ये दरख्वास्त इनफ्रक्चर्स हो जाएगी, ना वो डिस्क्वालीफाई होंगे, ना कोई सज़ा हो गई। फिर कभी अगर उनकी कोई किस्मत यावरी करे, जैसे कि आज तक उनकी करती रहे, कि बड़े लोग कहते हैं वो किस्मत के धनी है, तो ही कैन यानी, या उनका अगर पार्टी की इतनी ताकत है जैसा कि ये वज़ीर मशीर कह रहे हैं, तो दे कैन विन इलेक्शन एंड कम बैक। नहीं, लेकिन आपके पास जो मैं आपको इतला देना चाहता हूँ। बड़ा लंबा थीसिस दे दिया आपने, क्या को खबर भी तो देना आप। खबर की तरफ आ रहा हूँ। इतला ये है, खबर ये है लोगों को और आपको कि वो लोग जिन्होंने अप्रैल 2016 के बाद वज़ीर आज़म साहब की इमीडिएट फैमिली की ख़वातीन जिनमें ज़्यादा उनका हिस्सा था कि आप किसी कीमत पर इस्तीफ़ा ना दें, आप किसी कीमत पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनाएं, आप किसी कीमत पर ये ना माने वो ना माने, आप डटे रहें और खड़े रहें। जी
उनके इतलात यह है कि उन्होंने कहा मियाँ साहब आप सीन से पीछे हट जाएं और मुल्क छोड़ दें और इक़्तिदार को लानत भेजें, हम किसी बड़े मसले में उलझ जाएंगे अगर हमने इंसिस्ट किया। सिचुएशन हमारे काबू से बाहर आप है। ये ये करें- बेगम कलसूम नवाज, मरियम नवाज और एक दो और हैं जिनके मैं नाम नहीं ले रहा, नहीं, आप ये आपकी बात को इतला दे रहा हूँ, इतला। मुख्तर आप ये कह रहे हैं कि उनके फैमिली सोर्सेज जो पहले कहते थे कि मियाँ साहब डटे रहो, हाँ। अब कह रहे हैं कि मियाँ साहब जान छुड़ाओ। जी, ये कह रहे हैं ये ना? बात, हाँ। अब मुझे नहीं लगता वैसे गुलाम हुसैन साहब कि मियाँ नवाज शरीफ की मिलान तबाह को मैं जानता हूँ, वो फाइटर हैं। किस और- चीज के और फाइटर इसीलिए है? देखिए, इसलिए देखें ये सारे जो नौरतन है ये अपनी अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अगर इक़्तिदार से राना सनाउल्लाह बड़े आपके दोस्त हैं, जी, वो उनने क्यों ऐसी बात वो की है? कहते हैं गैर आईनी तौर पर ना हटाया जाए। कौन हटा रहा है गैर नहीं, आईनी? मुझे बताइए, यही मैं पूछना चाह रहा था कि देखिए मैंने बड़ी ये अपना कॉलम भी मैंने जो लिखा ना पिछला, आज ही छपा है के, वो देखिए वो वहाँ पे रोमानिया जैसे गरीब मुल्क में उन्होंने एंटी करप्शन लॉ चेंज किया। वो उसके तहत उन्होंने कहा जो $45,000 से कम करप्शन करेगा उसको वो बच जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। लोग सड़कों पर निकला है, वो कानून वापस हो गया। अब वो कहते नहीं ये हुकूमत जो है आज 15 लाख 15 लाख कोई इतनी तो लोगों ने- आबादी नहीं होनी। जरूर, यही मैं कह रहा हूँ, वो मुल्क जिनकी इतनी आबादी में 15 लाख लोग निकल आते हैं, पाकिस्तान में तो 500 लोग नहीं निकले। इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि लोग सड़कों के जरिए मियाँ नवाज शरीफ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है ना, तो उसको किस तरह आप ताबीर कर वो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को गैर आईनी कह रहे हैं। मुझे तो यही समझ आती है। मुझे बताइए कि कोई जर्नैल साहब जो है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहा। ठीक है, कोई 58(2) भी तो है ही नहीं। ममनून हुसैन उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, उनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं, दाद इकट्ठे है। फिर वो तो ममनून है, जी, तो फिर कौन निकालने की कोशिश कर रहा है नई तरीके से? नहीं, ये कोई और बात है। असल में आप ये कहें, अगर वो ये मान लें कि नवाज शरीफ साहब और उनके हवारी जो हैं लूट मार की वजह से, पैसा मुल्क से लेके जाने की वजह से, चोरी चकारी की वजह से, करप्शन की वजह से, जराइम की वजह से और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की वजह से इक़्तिदार से निकल रहे हैं, तो वो उनके पास कौन सा फेस रह जाता है? व्हाट हैव दे टू नहीं, से? मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्हें अपने लीडर को डिफेंड करना चाहिए। डिफेंड करना चाहिए, लेकिन शाइस्ता तरीके से, आईनी तरीके से। और जैसे कि शेख रशीद ने आज ये बात कही है और एजाज साहब ने भी कहा अभी कि उनकी जो नैरेटिव है उससे मुल्क के अंदर एक अजीब किस्म की नफसा नफसी की कैफियत पैदा हो रही है। और आज जो वाक़या हुआ है शौकत बसरा वाला, जिसमें उनके जो सेक्रेटरी है वो मर्डर हो गए हैं, ये देखो बड़ा अनफॉर्चुनेट है है। ना? अगर नहीं, वो खुद जख्मी है शौकत बसरा, खुद जख्मी उनके और लिए- आप समझे कि वो पीपल्स पार्टी की पहचान समझे जाते पंजाब में। जरदारी साहब ने भेजा, Whether we उनको like जहाज- it or we don't like और it. मकसद है कहने का ये कि हम मुल्क को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? आप तशद्दुद की और खाना जंगी की और मारा मारी की और एक दूसरे की पगड़ी उछालने की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, फिर ये गैर आईने की ये बहस जो है ये तो बड़ी ही इंतहाई नागवार है, मुझे लगी है। ये ऐसे लोग भर दिए गए हैं वज़ीर आज़म हाउस में, आपको पता नहीं यानी मेरी बात क्यों नहीं समझ लग रही। उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके रियल यंगर ब्रदर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दरमियान दराड़े पैदा करने की कोई, वो तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं तो हर चीज़ अपने भाई नहीं, पर नहीं, कुर्बान आप करता हूँ। मुझे उनका कल्चर पता है अच्छी तरह, उनकी फैमिली का। शहबाज शरीफ साहब कभी अपने भाई के बिल्कुल नहीं नहीं करेंगे, वो आप छोड़ दें बात। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, एक और मैं आपको तरफ ले जाना चाह रहा था। ये डॉन गेट की सुना के रिपोर्ट तैयार है, जो हमारे आमिर अजीज़ खान है जो उसको सरबराह है उसके कमीशन के, वो कहते हैं कि यार ये मैं तब तक जारी नहीं करूँगा कि यूनानिमस ना हो। लेकिन मुझे पता लगा है कि बाज़ मुख्तदर अदारे जो हैं जो इसमें रिप्रेजेंट थे उन्होंने डाइजेक्टिंग नोट्स इस पर लिखती हैं। इसमें परवेज़ रशीद साहब तो पहले ही कुर्बान हो चुके हैं, तारिक फातमी साहब का भी नाम आ रहा है, पता नहीं और कौन कौन से लोग इसके शहीद हो गए। लेकिन अब मेरे ख्याल से जज साहब को चाहिए कि ये रिपोर्ट जो है इसको अफशा कर दें। इसमें नहीं, मज़ीद नहीं, तहकीक ना आप मुझे करें। बताएं, बेगम कलसूम नवाज साहबा जो हैं इतनी मोहतरम हस्ती हैं कि जिन्होंने 71-72 में ये ख्वाब देखा कि उनका मियाँ एक दिन बादशाह बनने वाला है, यानी मुल्क का हुकूमत।
अब अगर वो कह रही हैं कि जान छोड़ दें, हम अपनी तो पीछे हटे हैं, उसको आप क्यों सीरियसली नहीं ले रहे? और इस पर डॉन लीग से ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ इतलात देता हूँ और आपके पास भी है, इसको हम शेयर करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। निज़ामी साहब, ये जो अफवाह फैली है मुल्क में कि डॉन लीग वाली जो स्टोरी है उसके जो असल मुलज़म है या जिन पर इल्ज़ामात थे उनको छुपा दिया गया है, उनको बचा लिया गया है, और जो छोटे मोटे कुर्बानी के वो टैडी बकरे नहीं हैं उनके, वो पहले भी एक दिन हमने जिक्र किया था, उनकी कुर्बानी बकरियों की छोटी मोटी की दे के जान छुड़ा रहे हैं। नहीं, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक तो जस्टिस आमिर रज़ा एक इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, फिर उसमें आप उसकी जो हयात तरकीबी है, उसकी जो तहकीकाती कमीशन है, उसमें सारे अदारे जो हैं मुक़्तदर जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जो बात दिलचस्प है कि उनके डिसेंटिंग नोट्स क्या हैं, जो मेरी इत्तला के उन्होंने डिसेंटिंग नोट्स दिए। नहीं कि जजमेंट थोड़ी हो रही है, वो एवं लोग आपको बस नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो रिपोर्ट के ऊपर डिसेंटिंग नोट्स तो होते हैं ना, जजमेंट की बात नहीं है कि भी हमारा ये व्यू है, ये हम इससे एग्री नहीं करते। तो ये कुछ मामलात जो हैं कुछ आप एक पैरा देखें ना जो खबर का है, उसमें कहा गया कि 3 दफ़ा मरियम नवाज से बात हुई है। यार देखिए, ये जिस चैनल की खबर है वो तो ये हर वक्त बढ़ाता रहता है। मैं तो इस किस्म के चैनल्स की खबरों को अपने प्रोग्राम में बुनियाद बना के खबर देना तौहीन समझता हूँ। तो आप जिनको रिलायबल समझते हैं उनकी खबरों रिलायबल मैं अपने सोर्सेज को समझता हूँ या अपने रिपोर्टर्स की समझता हूँ। ये तो नहीं है कि जो लोग उधार खाए बैठे हों वो एक सारे ही उस फैमिली के ख़िलाफ़ उनकी हम शुरू हो जाएं। पहले उनको अपने लंदन के केसेस से तो निपट लेने देना। तो फिर आप ये नहीं बता रहे, पर आप कंक्लूड करें ना। ये अब सुप्रीम कोर्ट में जो डिलेइंग टैक्टिक्स है ना, मखदूम अली खान जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो दे चुके हैं, हमने तो नहीं गढ़ी ना वो, उसका मकसद क्या है कि 1 महीने में ये जो कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करके इलेक्शन के लिए असम्बली जो है बुरे वाला कोई डिले नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप जाएँ छुट्टी से, जिस दिन केस शुरू होगा वापस आ जाएँ। उन्होंने वैसे भी कहा कि मेरी आर्गूमेंट तो मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। नहीं, वो ये नहीं, लोग को ये नहीं बताते। वो मखदूम अली खान इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, वो मखदूम अली खान का भी एक नाम शाम बना हुआ था। उनके उसके बाद नून लीग वाले सारे वजीर मशीर और चमचगान जो है ना उसके पीछे पड़ गए कि तुमने हमारा केस तबाह कर दिया, तो तू साड़ी जान चढ़। पहले अकरम शेख को निकाला था ना, याद है आपको, फिर सलमान भट्ट, तो अब ये सलमान भट्ट तो हैं अभी भी हैं। वो अगले दिन खैर से वो कतर का दौरा करने गए, तो वो खत वहां जाके तैयार करते हैं, फिर इधर आके वसूल करते नहीं, हैं। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, सलमान अकरम राजा हैं ये नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल जब वकील इतने तवातर से बदले जाए ना, हाँ, तो ये केस की कमजोरी की गमाजी करता है। लेकिन इस हमाम में तो दोनों पार्टियां जो है ना, वो उनका कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि आप मसलन देखें कि हामिद अली खान को बड़ी अनसरेमोनी निकाला गया, और नईम बुखारी भी मैंने देखा कि वो काफ़ी गैर हाजिर भी रहते हैं पेशियों से, शायद ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो नोट लेने होते हैं ना जी, वो लेते जाए, फिर आखिर में जिन जिन के जो उन्होंने नहीं, वो डिले कोई नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल। सिर्फ डिले जो है वो सेहत है जज साहब की। जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसमें भी 2 नुक्ता आया निगाह है। एक तो है वो नुक्ता निगाह जो जस्टिस वजीरुद्दीन जो है उन्होंने दिया कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जज चला भी जाए तो वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता। उसकी वजह वो एक ऐसी प्रेसिडेंट देते हैं जिसको वो प्रेसिडेंट मानता नहीं है। अच्छा, वो दूसरी भी वहीदुद्दीन थे ना इनके वालिद, जी जी जी, वो जो भुट्टो का 9 रुकनी बेंच था उसके, और उन्होंने अपने आप को किन के वालिद? वजीउद्दीन के। अच्छा, वहीदुद्दीन, तो वो उसको लीगल प्रेसिडेंट नहीं मानता कोई। वो कहते हैं कि वो एक किस्म का कोई लीगल हिस्ट्री में अच्छा, दूसरा भी सुन जुडिशियल मर्डर था। आप वो इंक्वायरी की बात कर रहे थे, एक इंटरनल इंक्वायरी की है मसल्ह अफवाज ने कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ की वो ज़मीन जो उनकी होती है, ग्रांट होती है सार्वजनिक के, उसका इशू जो है किस किस हुकूमती ज़रिए से, किस किस अखबारों वाले और जियो और ए और बी। जी हाँ, वो इस पे बात करेंगे। फिर ये
इसको अब एक और न्यूज़ लीक कह लेंगे हम, वो डॉन गेट थी ये न्यूज़ लीक। ये एक और उसका नंबर 2। हाँ, बहरहाल मेरी आपको इससे पहले के प्रोग्राम ख़त्म में मैं आपको दोबारा ये बात बता दूं, जनरल रहील शरीफ जो हैं जा रहे हैं सऊदी अरब अपनी उस फौज की सरबराही संभालने के लिए। वो सबके मुफाद में यही हाँ है, जी। वो यहाँ हीरो के तौर पर पॉलिटिक्स बनाना शुरू कर दे। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आज हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, जिसमें एक तो पनामा लीक्स थे, उसके बारे में जो एक वकील उनके मियां नवाज शरीफ के वकील की छुट्टी की दरख्वास्त के हवाले से चौधरी इत्तेसाद से बात की, MQM के मामलात पे बात हुई, और जो बाकी शौकत बसरा वगैरह के मामलात थे उस पर बात की। खुदा हाफिज़। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।